में त्रिस्तरीय पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव का रास्ता साफ हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने बिना ओबीसी आरक्षण के 2 हफ्तों में राज्य निर्वाचन आयोग के चुनाव की अधिसूचना जारी करने के निर्देश दिए। इसके बाद अब इसको लेकर प्रदेश में एक बार फिर सियासत गरमाती हुई नजर आ रही है, जहां एक तरफ कोर्ट के फैसले पर सरकार बैकफुट पर है और कोर्ट के आदेश का अध्ययन के बाद रिव्यू पिटीशन दायर करने की बात कर रही है और इसका ठीकरा कांग्रेस पर फोड़ रही है, तो वहीं कांग्रेस सरकार पर ट्रिपल टेस्ट का पालन नहीं करने के आरोप लगा रही है। ओबीसी आरक्षण के साथ ही पंचायत के चुनाव हो, इसके लिए रिव्यू पिटीशन हम दायर करेंगे और पुनः आग्रह करेंगे कि स्थानीय चुनाव, स्थानीय निकायों के चुनाव ओबीसी के आरक्षण के साथ हो। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने मध्य प्रदेश के पंचायत चुनाव को लेकर जो अंतरिम आदेश दिया है, भारतीय जनता पार्टी उस अंतरिम आदेश का अपने लीगल एक्सपर्ट से अध्ययन कर रही है। भारतीय जनता पार्टी जो पहले दिन से हमारी मंशा रही है कि पंचायत चुनाव ओबीसी आरक्षण के साथ हों, और इसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने माननीय न्यायालय के अंदर जो ज्यादा से ज्यादा एफर्ट्स करने चाहिए वो सब करते हुए माननीय सर्वोच्च न्यायालय के सामने अपनी बात को रखा। जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार इन चुनावों को स्मूथली मध्य प्रदेश के अंदर पंचायती राज व्यवस्था के अंदर अधिकार जो आम जनता को है उसको देने का काम हमारी सरकार कर रही थी। कांग्रेस ने योजनाबद्ध तरीके से इस चुनाव में कैसे व्यवधान डाला जाए, ओबीसी को अवसर न मिले, इसके लिए कैसे इसको हम ट्विस्ट कर सकते हैं, और इस प्रक्रिया को जो स्मूथली मध्य प्रदेश के अंदर पंचायत के चुनाव भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रतिबद्धता के साथ और ओबीसी के आरक्षण की व्यवस्था के साथ जो कर रही थी, उसको व्यवधान डालने का काम योजनाबद्ध तरीके से इन्हीं कांग्रेस के नेताओं ने व्यवधान डाला। ये जो कुछ भी हो रहा है सुप्रीम कोर्ट में निर्णय, इसके लिए बीजेपी की सरकार जिम्मेदार है। इनसे कहा था कि आप आंकड़े प्रस्तुत करो, ये आंकड़े प्रस्तुत कर नहीं पाए और 35% इनका जो ओबीसी आयोग था उसने बगैर सुनवाई के वहाँ दे दिया, इसलिए सुप्रीम कोर्ट में फेल हो गए। इसलिए आरक्षण क्या हो रहा है। जब कांग्रेस की सरकार थी कमलनाथ जी की और दिग्विजय सिंह, तब 27% आरक्षण दिया था। इनने चुनाव होने नहीं दिए, पुराना परिसमन ले आए 2014 का, सब चीजें उलझ गई। ये तो एक बहुत गंभीर विषय है। मध्य प्रदेश को सोचना पड़ेगा कि हमको किस प्रकार की लीडरशिप चाहिए। ऐसी लीडरशिप चाहिए जो ना कानून समझती है, ना कॉन्स्टिट्यूशन को समझती है, ना सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स को समझती है। रिव्यू के पैरामीटर्स ये होते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने अगर कोई मिस्टेक की है, अगर कोई गलती की है तो वो उसको करेक्ट करते हैं। आपने कोई इतनी बड़ी त्रुटि की है, भूल की है कि आप कोई प्रावधान को भूल गए हो जी, तो हमको नहीं लगता कि सुप्रीम कोर्ट को प्रावधान भूली तो अपनी मध्य प्रदेश की सरकार है कि सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट थे और संविधान में कुछ लिखा था। सियासतदानों के आरोपों प्रत्यारोपों से आप समझ ही गए होंगे कि प्रदेश की सियासत में ओबीसी वर्ग कितना जरूरी है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों की चाहत तो यही है कि पिछड़ों को उनका हक मिले, लेकिन सवाल यही है कि मिलेगा कैसे, क्योंकि एक तरफ कमलनाथ सरकार ने 14% ओबीसी आरक्षण को बढ़ाकर 27% किया, लेकिन ट्रिपल टी का पालन नहीं किया, तो वहीं शिवराज सरकार ने कोशिश तो की लेकिन वो भी सफल नहीं हुई। ऐसे में देखना ये बेहद दिलचस्प होगा कि रिव्यू पिटीशन के जरिए क्या बीजेपी सरकार कोर्ट को संतुष्ट कर पाती है या नहीं। लेकिन सियासी रंग में चढ़े ओबीसी वर्ग के 14% आरक्षण का लाभ जरूर सियासत की भेंट चढ़ गया। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, IND एजेंडा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नाज़नीन नकवी। बात करेंगे विस्तार से, लेकिन पहले नजर एजेंडा पॉइंट्स पर। आरक्षण पर सियासी लाभ देने वाले अब क्या देंगे दलील? क्या आगामी चुनाव में फायदा दिलाने वाला दांव दलों से चूक जाएगा? क्या कांग्रेस इस मुद्दे को भाजपा के खिलाफ भुना पाएगी?
पंचायत निकाय चुनाव में देरी का जिम्मेदार कौन? दोनों ही दल दलील दे रहे हैं। आरक्षण हितैषी होने की बात लगातार सामने आ रही थी, पिछड़ों को आगे लाने की, उनका हक दिलाने की, ऐसी कई दलील दी गई। लेकिन अगर देखा जाए तो नतीजा फिलहाल सिफर नजर आ रहा है, क्योंकि पंचायत चुनाव जो हैं वो आरक्षण के बगैर होंगे, ये बात सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दी है। हालांकि सरकार ये कह रही है कि रिव्यू पिटीशन लगाएंगे, एक बार फिर से दरवाजा खटखटाएंगे, लेकिन लगातार चुनावों में जो देरी हो रही है उसके लिए किसे जिम्मेदार ठहराया जाए, क्योंकि इस देरी की वजह से भी कई काम रुके हुए हैं। और साथ ही साथ अगर ये चुनाव बिना आरक्षण के होते हैं तो आगामी चुनाव पर भी इसका असर पड़ेगा। यानी भारतीय जनता पार्टी इस मामले को लेकर ज्यादा टेंशन में नजर आ रही है, और वहीं कांग्रेस भी लगातार इस मुद्दे को भुनाने की कोशिश में है, क्योंकि वो ये कह रही है कि हम पक्षधर थे, लेकिन सरकार की गलती की वजह से उनका हक उन्हें नहीं मिल पाया जो मिल जाना चाहिए था। चर्चा में मेहमानों को शामिल करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ योगीराज योगेश जुड़ रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ भूपेंद्र गुप्ता जी हैं, आप कांग्रेस का पक्ष रखेंगे, और साथ ही प्रहलाद कुशवाहा जुड़ रहे हैं, आप बीजेपी का पक्ष रखेंगे। स्वागत है आपका भी। भूपेंद्र जी, सीधे शुरुआत आपसे करते हैं, क्योंकि आपकी सरकार ने इस आरक्षण को अगर देखा जाए तो 14 से 27% किया, लेकिन उसके बाद बीजेपी सरकार ने इसे 35% करने की बात की, लेकिन TTT का जो पालन किया जाना चाहिए था वहां पर चूक दिख रही है, कमी दिख रही है, क्या कहना चाहेंगे? 14% भी कांग्रेस की सरकार ने दिया था। बीजेपी तो तब भी पक्षधर नहीं थी। जिस दिन मंडल आयोग लागू हुआ था उस दिन भी बीजेपी पक्षधर नहीं थी। इन्होंने जो है बीपी सिंह की सरकार गिरा दी थी। और जिस दिन 27% आरक्षण हमने दिया तब भी ये पक्षधर नहीं थे, इन्हें हमारी सरकार गिरा दी थी। भारतीय जनता पार्टी का जो चरित्र है, जब से आरएसएस ने ये बयान दिया है कि आरक्षण को सने सने खत्म करो और संविधान को बदलो, तब से सारी की सारी भारतीय जनता पार्टी इस साजिश को रचने के काम में लग गई, और वो किसी भी तरह से कि कत्ल भी हो जाए और छींटे भी ना आए, इस पद्धति से काम कर रही है। सबसे पहले इस सरकार ने क्या किया, कमलनाथ जी ने जो चुनाव के अध्यादेश निकाला था, उस अध्यादेश को इन्होंने संशोधित करके एक नया अध्यादेश बनाया, जिसमें जानबूझकर एक संवैधानिक लैकूना को छोड़ा, और उस संवैधानिक त्रुटि के कारण जो है व्यवस्था सारी कोर्ट में चली गई। ये जानते थे कि अदालत में जाएगी, लंबा समय खिंचेगा, ये बदमाशी करो, तो बदमाशी कर दी गई। उसमें जो है रोटेशनल आरक्षण के विषय को सरकार ने छेड़ा और संविधान के विपरीत छेड़ा। इसके बाद जब जो है चिल्लाते रहे कि हमने ठीक किया, हमने ठीक किया, कांग्रेस बलि का बकरा है, गले में माला पहना दो। जब माला नहीं पहना पाए, अदालतों की फटकार आने लगी, तो इन्होंने अपना अध्यादेश वापस लिया। वापस तभी लिया ना जब गलती की थी, वापस तभी लिया जबकि प्रदेश को गुमराह कर रहे थे, गवर्नर साहब से गलत जगह दस्तखत करवा लिए थे, तभी तो वापस लिया। नहीं क्यों वापस लिया? और जो संशोधन करके जो नया सेकंड अध्यादेश निकाला, उसमें भी बहुत सारे लेकुनास जानबूझकर छोड़ दिए गए। अब मामला आपने उठाया TTT टेस्ट का। TTT टेस्ट की डिटेल्स जो है, क्या कमलनाथ से मांगी क्या अदालत ने, या बीजेपी से मांगी, शिवराज सिंह से मांगी? और अगर शिवराज सिंह जी वो नहीं दे पाए हैं तो इसमें कांग्रेस कहां से बीच में आ गई? शिवराज सिंह जी को जो है उसकी पूरी व्याख्या करके, पूरी व्यवस्था करके देना चाहिए था। अब आप बदमाशी देखें, आरक्षण नहीं देना है, ढोल पीटना है, तो अब बदमाशी क्या है? अब बदमाशी ये है कि 52% 2011 में आबादी तय की गई। ऑफिशियली जो है हमारे देश की जो जनसंख्या संगणक है, उन्होंने उसकी जनसंख्या का गणन किया। वो आधार को जो प्रमाणिक है, सेंट्रल गवर्नमेंट का आंकड़ा है, उसको पेश ना करके अदालत में ये 48% की दुकान कहां से लाए, इन्हें समझाना है। और 48% आपने 52% से जनसंख्या घटा के कर दी 48%, और आरक्षण जो है 27% से बढ़ा के कर दिया 34%, 35%। इसका गणित क्या है, समझाओ जरा प्रदेश को। और जिन लोगों के माध्यम से आपने ये आंकड़ा अदालत में प्रस्तुत किया, उनकी वैलिडिटी क्या है लीगल? क्या उन्होंने जो है कहीं पर कैंप लगाए? क्या उन्होंने कहीं पर जाकर जांच की? क्या उन्होंने कहीं अखबारों में इश्तेहार दिया कि हम जो है गणना करने आ रहे हैं, आप आके हमसे मिलिए? क्या उन्होंने कोई नोटिस निकाला? हवा में।
और जो है ठीक प्रदेश कह की रहे हैं आप। जनता को जो है आप बेवकूफ समझ रहे हैं। प्रदेश की जनता जानती है, लाखों रुपए इन्होंने बर्बाद करवाए। जो लोग उम्मीदवार चुनाव लड़ना चाहते थे, अपनी स्टेशनरी छपवा ली उन्होंने, अपने पोस्टर बनवा लिए, बैनर बनवा लिए, लाखों से लुटवा दिया इन्होंने लोगों को जो ग्रामीण जनप्रतिनिधित्व में रुचि रखते थे। चलिए मैं जवाब ले लेती हूँ। और प्रहलाद जी, क्या जवाब देना चाहेंगे? आखिर जो आंकड़े रखे गए उनके पीछे के फैक्ट्स क्या थे? नाज़नीन जी, देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार शुरू से ही पंचायत चुनाव हो चाहे नगरीय निकाय चुनाव हो उनकी पक्षधर रही है। और ओबीसी आरक्षण नहीं, जो SC ST के साथ भी जो समाज को आरक्षण मिल रहा है उनके आरक्षण के साथ हम चुनाव करवाने के लिए पूरी तैयारी करके निर्वाचन आयोग को हमने सौंपी थी। इसके बाद हमारे कांग्रेसी मित्रों को तो चुनाव करवाना नहीं था, चुनाव से वो डर रहे थे, तो इसलिए वो हाई कोर्ट चले गए। और फिर उनको हाई कोर्ट से भी जब इनको राहत नहीं मिलती है तो ये सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। और सुप्रीम कोर्ट जाने पर फिर इनको हाई कोर्ट भेजा जाता है। ऐसा करते करते इनको ये समझ में आता है, इनके वरिष्ठ नेता हैं विवेक तनखा जी, इनको ये समझ में आता कि ऐसे तो हम चुनाव रुकवा नहीं पाएंगे। तो इन्होंने सोचा कि हम महाराष्ट्र का उदाहरण देते हैं। महाराष्ट्र का उदाहरण इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में दिया, जिससे वहां के आधार मानकर सुप्रीम कोर्ट ने वहां पर आर्डर दिया कि ओबीसी के बिना ही चुनाव करवाए जाएं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ओबीसी के साथ ही नहीं, SC ST के साथ भी चुनाव करवाने के लिए वचनबद्ध है। इसलिए हमने और हमारी सरकार ने यह तय किया कि हम ओबीसी के साथ ही चुनाव करवाएंगे। और हमारे कांग्रेसी साथी प्रहलाद जी, जो किया, जो सोचा, उसकी तस्वीर तो अब बदल चुकी है। ये सब कुछ तो मुझे लगता है कि जनता भी बार बार रिव्यू कर रही है, क्योंकि ना आप भूलने दे रहे हैं ना कांग्रेस भूलने दे रही है कि किसने क्या किया, किसकी वजह से देर हुई, ये स्पष्ट नहीं हो पाएगा। लेकिन अब जो तस्वीर साफ हुई है उसके पीछे की वजह क्या लगती है आपको, कि क्या वाकई सरकार नहीं रख पाई अपना पक्ष ठीक तरीके से? नाजरीन जी, देखिए, मैं 2-3 बातें बहुत स्पष्ट करना चाहता हूं कि जैसे कांग्रेस बार बार कह रही है कि सरकार ने अपना पक्ष नहीं रखा है, तो मैं कहना चाहता हूं कि इस प्रकार की जो राजनीति हो रही है, जो ओबीसी वर्ग को ठगने का काम कांग्रेस ने किया है, तो मैं एक प्रश्न करना चाहता हूं कि 15 महीने की जब इनकी सरकार थी तो क्या इन्होंने उस रूलिंग का पालन नहीं किया था? क्या ये दूसरी सरकार को पर जब हमारे ऊपर ये सवाल प्रश्न खड़ा कर रहे हैं, और वर्तमान सरकार के अतिरिक्त आपके पास इस प्रकरण और तथ्य और सत्य तो आपके पास भी अपने बड़े वकीलों से क्यों नहीं आप रखवा पाए थे? महाराष्ट्र सरकार तो वहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं, वहां तो कांग्रेस की समर्थित सरकार है, वहां पर आपने ओबीसी का आरक्षण खत्म करवाया। मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने अपने नेतृत्व मुख्यमंत्री नेता प्रतिपक्ष जो रहे कमलनाथ जी, कितने ओबीसी नेताओं को इन्होंने मौका दिया। और मैं एक बहुत स्पष्ट सी बात कर रहा हूं कि माननीय शिवराज सिंह चौहान जी और भारतीय जनता पार्टी अपना रुख बहुत साफ कर रखा है कि हम ओबीसी के साथ ही चुनाव कराने के पक्षधर हैं। हम सुप्रीम कोर्ट दोबारा जाएंगे, हम पुनर्विचार याचिका दायर करेंगे और ओबीसी के साथ ही चुनाव कराने के हम पक्षधर हैं। चलिए ठीक है योगेश जी, इस पूरे मसले को अगर देखा जाए, जितना कि हम कोर्ट की बात करें या डिबेट की बात करें, जितनी जलेबी बनती है उतनी ज्यादा उलझती है, लेकिन जो तस्वीर है वो साफ नहीं होती। और जाहिर सी बात है कि ये बहुत ज्यादा मीठी भी नहीं होने वाली है, क्योंकि अभी अगर हम बात करें स्थानीय निकाय चुनाव जिसके लिए आदेश दे दिए गए हैं, और साथ ही साथ ये 1.5 साल के बाद का जब समय गुजरेगा और 23 के चुनाव के लिए जो तैयारी कांग्रेस और बीजेपी कर रही है, वहां पर भी इसके लिए बहुत टफ फाइट होने वाली है। तो क्या आपको लग रहा है दलीलें दोनों तरफ से हैं कि ओबीसी आरक्षण के साथ होना चाहिए, लेकिन फिलहाल तस्वीर यही है कि उसके बिना होंगे? लेकिन आजनी जी, आपने सही कहा, ये ऐसी जलेबी है जो बन तो रही है लेकिन मिल किसी को नहीं रही, और इस तरह का यदि रवैया रहा तो मिलेगी भी किसी को नहीं। राजनीतिक दल राजनीति करते हैं, और ये बड़ा इंटरेस्टिंग मामला है कि देखो इसमें खुल के दोनों दल राजनीति कर रहे हैं, और राजनीति इस स्तर पर कर रहे हैं कि वो सुप्रीम कोर्ट को बेवकूफ समझ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट एक्ट और फैक्ट के आधार पर काम करता है। सुप्रीम कोर्ट ने कई सालों पहले कह दिया कि किसी भी कीमत पर आरक्षण 50% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, और इसको लेके दोनों दलों को कई बार फटकार लग चुकी है सुप्रीम कोर्ट से। अब जो ट्रिपल टी की एक शर्त है उसमें भी यही है
कि आप ओबीसी के लिए कितने अच्छे काम करें, आपकी बहुत अच्छी मंशा है, सरकार कहती है कि हम तो साहब चुनाव कराना चाहते हैं, राजनीतिक दलों की बहुत अच्छी मंशा है। आप मन में कुछ भी मंशा आप रखो, लेकिन आपको वो बताना पड़ेगा कोर्ट में कि साहब ये हमारा, और सुप्रीम कोर्ट ने भी यही कहा था कि आप वो तो लाके बताइए, ट्रिपल का जो बेस है आपका, उस आधार पर तो लाके बताइए, उस आधार पर विचार करेंगे। वहां जब रखा गया तो वहां ऐसा कुछ सुप्रीम कोर्ट को कुछ दिखा ही नहीं कि इसमें कुछ नया मामला भी कुछ नजर आ रहा है, जो वो अपेक्षा कर रहा था। वही घिसी पिटी बातें जाके रख दी कि साहब इतनी आबादी और उतनी आबादी, और वो आबादी का भी ये 2000, अभी भूपेंद्र जी बता रहे थे कि 2011 में 52% थी, इसका मतलब 2021 में तो वो बढ़ेगी जी। तो या तो उसका वेट किया जाए या 2011 के आधार पर 52% का किया जाए, लेकिन ये दोनों तथ्य सुप्रीम कोर्ट में नहीं रखे गए। और सुप्रीम कोर्ट की जो जिसको बोलते हैं बेचारगी, वो यही है कि हम जो कह रहे हैं आप वो तो सुन नहीं रहे। आप दुनिया में डोंट मीट रहे साहब, हम भी चुनाव कराना चाहते हैं, हम भी चुनाव कराना चाहते हैं। चुनाव तो आप तब कराओगे ना जब जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन उसका पालन आप करोगे, जब वो स्पष्ट कह रही है कि किसी भी कीमत पर 50% से ज्यादा आप मत दो। आपको यदि लगता है कि 50% आबादी है, 48% आबादी है, तो जो 36% आरक्षण जो SC और ST के लिए रिजर्व है, उसके इतर यदि आपको लगता है तो आप कितना ही आरक्षण दे दीजिए। सुप्रीम कोर्ट की स्पष्ट गाइडलाइन है, जहां SC ST 0% है वहां 50% दे दो आप। लेकिन क्या ऐसा पॉसिबल है? क्या ये राजनीतिक दल इस गणित पर पहुंच पाए क्या? तो इस मामले में शून्य है। और सुप्रीम कोर्ट जो बार बार जो फटकार लगा रहा है वो इसीलिए लगा रहा है। मैंने एक चैनल पे 7 दिन पहले ही कहा था कि मैंने कहा सुप्रीम कोर्ट ये डिसीजन देगा कि आप बिना आरक्षण के चुनाव कराइए। और अब फिर मैं कह रहा हूं, ये जो रिव्यू पिटीशन दायर कर रहे हैं ना, ये फिर वहां मुंह की खाएंगे आप, क्योंकि आपको रिव्यू पिटीशन में कुछ बचा नहीं है बिल्कुल कहने के लिए। गणित जो है गड़बड़ा गया है। और अगर प्रहलाद जी आप कहें भी 15 महीने की, क्योंकि अभी आपने वापस बात छेड़ी है, लेकिन आपको नहीं लगता कि कांग्रेस अब इस मामले में पूरी तरीके से जो गेंद है वो आपके पाले में डाल चुकी है? क्योंकि सरकार में वो है नहीं, खुद के सरकार में रहते हुए जो लिया फैसला उसके बारे में वो जनता को बार बार बताएगी। आपके पास बताने के लिए अब जनता के समक्ष कुछ क्या है वो तैयारी आपको करनी पड़ेगी। और अगर आप कोर्ट में जाते हैं तो ट्रिपल को लेकर जो कोर्ट ने पहले आपसे एक्सपेक्ट किया था वो आपको फुलफिल करना होगा, वरना सेम डिसीजन रहेगा। और ऐसे में अगर बात की जाए तो गांव का विकास जो 2 सालों से रुका हुआ है, जो चुनाव हो जाने चाहिए थे वो रुके हुए हैं, ये तमाम बातें जो है वो आपके सामने आने वाली है क्योंकि सरकार में आप हैं। नहीं नाजनीन जी, बहुत स्पष्ट सी बात है कि देखिए ये समझने का विषय है कि जब ये 2019 में कमलनाथ जी की सरकार थी तो ये इन्होंने सदन में रखा था कि मध्य प्रदेश की ओबीसी आबादी कुल 27% है। अब जब 27% है तो आप 27% आरक्षण देने की बात आप कैसे कर सकते हो? उस आधार पर उसी समय जब इन्होंने आरक्षण दिया 27% की जो बात कर रहे हैं कांग्रेसी हमारे साथी, तो उन्होंने कोर्ट ने उसी समय रोक लगा दी। जब आपने एक ऐसा झूठा तथ्य सदन के सामने रख दिया तो आप सोचिए कि गड़बड़ी तो वही होगी। आपने प्रहलाद जी, उस गड़बड़ी को ठीक करने के लिए आपके पास कितने मौके आए? उस गड़बड़ी को सही फैक्ट सामने रखने के लिए आपको भी तो टाइम मिला, आपको भी तो मौका मिला। उस गड़बड़ी को आप ठीक कर सकते थे। नहीं नाजनीन जी, बहुत स्पष्ट सी बात है, सरकार अपना काम कर रही है। मध्य प्रदेश सरकार के हैं, वो पूरी तन्मयता के साथ पूरे तथ्यों के साथ कोर्ट को, माननीय कोर्ट को वो अवगत भी करा रहे हैं। और जो अभी फैसला आया है, हमारा लीगल सेल उस पे और सरकार उस पे अध्ययन कर रही है, उस पे क्या आगे स्टैंड होगा। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत स्पष्ट कहा है कि हम पुनर्विचार याचिका लेकर कोर्ट जाएंगे। आप अध्ययन की बात कह रहे हैं, गुप्ता जी कुछ कहना चाहते हैं? जी, भारतीय जनता पार्टी हर घर में, हर मोहल्ले में एक पिन्ना बच्चा होता है, जो पिन्ना जो दिन भर रोता रहता है। उसकी कमीज फट जाए तो वो ये जुगाड़ ढूंढता है कि अब किस बच्चे पे आरोप लगाएं कि मम्मी इसने हमारी कमीज फाड़ दी। ये बीजेपी का बेसिक कैरेक्टर बन गया है। ये मुर्गे ढूंढते रहते हैं कि हमारे पाप जो है हम किसके सर पर ढोलें। इस बात का तो ये जवाब नहीं दे पा रहे हैं कि आपसे जो सुप्रीम कोर्ट ने इनको क्या बोला है, ये डिसीजन भी पढ़ के नहीं आते, मिसकोट करते हैं सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को। इन्हें ये नहीं मालूम कि किसी दिन कोई वकील इन्हें मिसकोट करने के चक्कर में घेर देगा तो हवा बंद हो जाएगी इनकी। आप जो है सुप्रीम कोर्ट ने आपसे ये कहा कि आप 6 महीने में जो हमें नहीं दे पाए जानकारी, 1 हफ्ते में कैसे दे देंगे? आपकी सरकार ने टाइम मांगा था, आप कह रहे हैं कि हमने सब जानकारी दे दी, हमने तो बढ़िया बना के दे दिया। क्या बढ़िया बना के दे दिया? तब तो फटकार लगाई सुप्रीम कोर्ट ने, आप भगते गए। और भगते गए तो आपने उसमें क्या किया? जो जानकारी दी तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कहाँ है वो जानकारी? आपसे 3 जानकारियां मांगी थी, आपने 1 दी।
और आप पब्लिक को बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये जानबूझकर आपने जो खेल किया है, ये संघ की उस नीति के तहत किया है कि आरक्षण अपन को खत्म करना है। और वो बार बार जो बयान आते हैं आपके इस तरफ से कभी इस तरफ से कि संविधान बदल दो, उस धारा पर आप आगे बढ़ रहे हैं और सामाजिक न्याय की व्यवस्था को नष्ट करना चाहते हैं आप। हमने जो व्यवस्था की, हमने जो अध्यादेश निकाला, आप बताएं उस अध्यादेश के खिलाफ कौन गया कोर्ट में, कहां से कोर्ट ने उसके खिलाफ क्या डिमांड की, जरा बताइए आप। और आपने जब अध्यादेश नया निकाल दिया तो अब आप पुराने अध्यादेश की चर्चा क्यों कर रहे हैं? आपने अध्यादेश लागू किया 2019 का, कमलनाथ जी की तारीख से, और उसी को गाली बक रहे हैं। शर्म नहीं आती? ये जो चीज है आप समझाइए प्रदेश की जनता को। अगर कमलनाथ जी के अध्यादेश में त्रुटि थी, आपने एक नया अध्यादेश बना लिया, तो अब कमलनाथ जी कहां से गुनहगार हो गए? और आपने अध्यादेश क्यों बदला? अगर आपका अध्यादेश सही था तो आपके गवर्नर ने फिर क्यों चेंज किया, क्यों उसको दस्तखत किए अलग से? आपको ये चीजें समझाना नहीं आती है, समझ में भी नहीं आती, और आप मिसकोट करते हैं चीजों को। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा, किसी दिन सुप्रीम कोर्ट पूछ लेगा कि हमने कब कहा, तो हवा बंद हो जाएगी। किसी कोर्ट के फैसलों को मिसकोट नहीं किया जाता, जैसा है वैसा बताओ ना, उसमें बुराई क्या है? क्या वाकई आप, जैसा कि भूपेंद्र जी कह रहे हैं कि ना आप जनता को समझा पा रहे हैं, ना आप कोर्ट को समझा पा रहे हैं, और साथ ही साथ एक बार बार बात कही जा रही है कांग्रेस की तरफ से कि आरएसएस का एजेंडा है जिसे बीजेपी आगे बढ़ा रही है, इस आरोप पे क्या कहेंगे? शब्दों का प्रयोग कर रहे थे, है ना, मैं करूंगा तो बदतमीजी हो जाएगी लाइव डिबेट में। और कांग्रेस पार्टी, हमें सुनने की आदत है, चिंता मत करिए, आप गाली नहीं देंगे, हम सुन लेंगे सहर्ष, और आपको प्रणाम भी करेंगे। दीजिए आप गाली, आप सुन लीजिए, आप दीजिए गाली दीजिए, हम आपको सुन लेंगे और आपको प्रणाम भी करेंगे गाली खाने के बाद। बोलिए, आप सुनिए, गली गली सुनिए रहे हैं भाई, सुनिए रहे हैं, आपको सुन रहे थे अभी तक। आप जो है मिसकोट करते हैं, आप सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को, आप पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, बदतमीज प्रवक्ता है। हाँ, कुत्ते का पिल्ला दुनियादारी आप बता रहे हो, आप सब भ्रांत। कौन ने कहा कुत्ते का पिल्ला? अभी ये डिबेट सुनो, तुम बोल रहे हो, मैंने नहीं बोला। किसने कहा कुत्ते का पिल्ला? किसने कहा कुत्ते का पिल्ला? पहले इस बात का जवाब दीजिए आप। किसने कहा कुत्ते का पिल्ला? इस बात का जवाब दीजिए। आप फाल्स बात करते हैं। आप सुबह अभी दिन भर से झूठ बोल रहे हैं, एक और झूठ बोल रहे हैं कि मैंने कहा कुत्ते का पिल्ला। मैडम ये बताइए कि हमने कब कहा कुत्ते का पिल्ला? बताइए, आप झूठ बोलते हैं। सुनने में कुछ ऐसा लगा हो, आपको ऐसी बात नहीं कही गई, ऐसी बात नहीं कही गई, क्योंकि ऐसी बात यहाँ पर चैनल पे किसी को भी बोलने का राइट नहीं है, मुझे गाली, कोई भी ऐसी बात नहीं करेगा। आप अपनी बात रखिए, हम विषय पर बात करते हैं। उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा, लेकिन अगर आपको ऐसा सुनने में कुछ आया हो तो ऐसी बात नहीं थी। मैं भी यहाँ पर हूँ, योगेश जी भी है, प्रदेश की जनता भी सुन रही है। हम बात करते हैं विषय पर। विषय ये है कि अब सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया है कि आरक्षण के लिए ट्रिपल टेस्ट को पूरा करने के लिए और वक्त नहीं दिया जा सकता और चुनाव जो हैं वो पूरे कराए जाएं। ऐसी सिचुएशन में जब आप बार बार ये कह रहे हैं कि रिव्यू पिटीशन होगी, तो क्या आपको लगता है कि और वक्त आप लेंगे तो सही तथ्य जाएंगे कोर्ट में, या वक्त यूं ही खिंचता रहेगा? रिव्यू किस बात पर? देखिए, उससे सरकार ने कहा है कि हम रिव्यू पिटीशन लेकर हम जाएंगे। अब वो माननीय न्यायालय के सामने हम अपने जो हमारे अधिवक्ता हैं वो अपना पक्ष रखेंगे। वो माननीय न्यायालय के ऊपर है कि वो क्या फैसला देता है। हम चुनाव करवाने के लिए हम हमेशा तैयार हैं। हम कांग्रेस पार्टी की तरह मुंह छुपाने वाले लोग नहीं है। जो जनता उनको सबक सिखाती है तब भी इनको शर्म नहीं आती है झूठ बोलने पर। कहीं भी जितना झूठ बोलेंगे मध्य प्रदेश की जनता इनको उतना ही सबक सिखाएगी आने वाले समय पर। जिस प्रकार से इन लोगों ने ओबीसी की पीठ में पूरा घोपा है, इनको झूठ सच और कौन ओबीसी हितैषी है ये समय रहते सामने आएगा। लेकिन क्या लगता है सर, हम बात करें विषय पर और इस विषय के पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट पर, क्योंकि ओबीसी का मामला अगर हम देखें, प्रदेश के मुखिया इसी वर्ग से आते हैं और लगातार इस वर्ग को लेकर और उसे आगे बढ़ाने को लेकर बात होती रही, आरक्षण पर लगातार जोर दिया जाता रहा। लेकिन एक लंबा वक्त निकल गया है और जो फैसला आया है वो ये बता रहा है कि इससे बीजेपी को फायदा नहीं मिल पाएगा। ये चुनाव तो छोड़ दीजिए, आगामी चुनाव पर भी क्या आपको लग रहा है कि एक बड़ा असर हो सकता है अगर बिना आरक्षण के चुनाव हुए? नहीं, बिल्कुल डेफिनेटली असर पड़ेगा, क्योंकि आपकी मंशा बहुत अच्छी है, ठीक है ना। आप मन में बहुत अच्छे विचार रखते हैं, लेकिन आप मन ही मन में बुदबुदाते रहो तो वो उसको सुनेगा कौन? आपको उसको सिद्ध करना पड़ेगा ना, आपको बताना पड़ेगा डॉक्यूमेंट्री।
अब दिक्कत क्या है कि ये बड़ी विचित्र स्थिति कि सब लोग ओबीसी के साथ है, लेकिन कैसा उसको घेरा है कि अभी तक उसमें कुछ निर्णय निकल रहा मुझे तो प्रतीत नहीं होता। और जो इन्होंने पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग जो बनाया था, उसने इसमें एक सिफारिश ये भी की कि इसके लिए भले ही संविधान में संशोधन करना पड़े। मतलब अभी लंबी लड़ाई है, बिल्कुल, क्योंकि ये आरक्षण ऐसे लागू नहीं हो जाएगा। आप चाहे 35% लागू करें या 52% आप लागू करें, ये ना कांग्रेस पार्टी कर सकती ना बीजेपी कर सकती। चुनावों में तो शायद इसका फायदा वैसे भी नहीं मिलने वाला था, लेकिन अगर बाद में मिलता भी तो अभी फिलहाल उस पर दिख रहा है कि रोक लग चुकी है। लेकिन क्या आपको लगता है कि जो सियासी फायदा या सियासी जो माइलेज में कहूं, अगर वो कांग्रेस इस वक्त ले सकती है, आपको ऐसा दिख रहा है? क्योंकि वो अपनी बात को जाहिर है कि जनता के बीच में लेकर जाएगी कि हम चाहते थे, बीजेपी सरकार में थी और उसने फैक्ट्स नहीं रखे, फिगर सही नहीं दिया और इस वजह से ये सिचुएशन बन गई है। देखिए अभी की सिचुएशन तो यही है जी। मतलब आप उसको, ये मैं इस बात से भूपेंद्र जी की बात से सहमत हूं कि अब आप कमलनाथ जी को दोष नहीं दे सकते। सुप्रीम कोर्ट 3 चीज मांग रहा है आपसे, है ना? वही नहीं मांग रहा है कि कमलनाथ जी ने क्या किया था। वो जो 3 ट्रिपल जो उसने व्यवस्था बनाई है, उस पर आप दीजिए, बस उस पर फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। और अभी भी आप रिव्यू पिटीशन में भी वही पूछेंगे आपसे कि आप इसमें क्या लेकर आने वाले। तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि रिव्यू पिटीशन से आप थोड़ा सा उस चीज का लिंगारोहण कर सकते हैं। आप उसको एक में, अभी जैसे 30 दिन का वक्त रहता है रिव्यू पिटीशन दायर करने का, तो 30 दिन आपके पास है, फिर उसकी सुनवाई होगी, हो सकता है 2-3 महीने का एडवांटेज आप और ले सकते हैं। और मुझे थोड़ा संभावना इसमें यह भी नजर आती है, हालांकि मैं कोई कानून का विशेषज्ञ नहीं हूं, मैंने अध्ययन जरूर किया है कानून का, लेकिन हो सकता है 30 दिन बाद शायद सरकार रिव्यू पिटीशन में जाए ना और वो कहे कि नहीं चलो मैदान में देखते हैं। चलिए, पर मैदान में जाने के लिए बहुत बड़ा हौसला चाहिए। और 20 सेकंड ही मैं कुशवाहा जी को देना चाहूंगी। जी सर। ये तो सबसे बड़ी बात जो भैया को एक्सप्लेन करनी है कि ये तो फैसला हो गया चुनाव से संबंधित। परीक्षाओं में गरीब विद्यार्थियों में जो पिछड़ा वर्ग के लोग हैं उनकी तुमने जो है छात्रवृत्ति रोक ली, उनके जो है आपने जो है चयन प्रक्रिया रोक दी, उनको पीएससी की उनकी नौकरियां रोक दी। उसमें कौन है? कमलनाथ जी है क्या? उसका जवाब भी तो दो, जनता को बताओ। प्रहलाद जी, क्या लग रहा है बीजेपी के सामने जो फाइट है वो बहुत ज्यादा टफ हो गई है इस आरक्षण मामले पर? नहीं, देखिए हमारे लिए कोई विषय नहीं है। हम जनता पार्टी की चाहे सरकार हो चाहे संगठन हो, ओबीसी समाज के साथ खड़ा है, सामान्य वर्ग के साथ खड़ा है, एससी/एसटी समाज के साथ खड़ा है। हम सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं और आने वाले समय में जो भी चुनाव होंगे वो कांग्रेस पार्टी को जिस तरह ओबीसी समाज इनको धूल चटाएगा, निश्चित तौर पर इनको मुंह दिखाने लायक जगह नहीं कर सकते। जिस तरह से ये भूपेंद्र गुप्ता जी जैसे लोगों को फायदा देने के लिए सियासी दल जनता के साथ खड़े हैं, ओबीसी वर्ग के साथ खड़े, सभी का बहुत शुक्रिया। लेकिन देखना होगा कि वक्त रहते जनता किसके साथ खड़ी नजर आएगी, चाहे वो स्थानीय निकाय चुनाव की बात हो या 1.5 साल बाद होने वाले 2023 विधानसभा के चुनाव की। तो देखना दिलचस्प रहेगा। फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।